हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट कि हमने एचआरएम का अपना चैप्टर नंबर 3 जॉब एनालिसिस स्टार्ट किया था और इसके 2 वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने मोर देन हाफ चैप्टर कवर अप कर लिया था। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने यूजेस जॉब एनालिसिस के एंड उसके अलावा प्रोसेस क्या होता है जॉब एनालिसिस का वो कवर किया था। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम रिमेनिंग पोर्शन जो है जॉब एनालिसिस का कवर अप करके ये चैप्टर फुली वाइंड अप कर देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद दी जो भी आज हम टॉपिक्स करेंगे उससे अब हम स्टार्ट लेते हैं। तो चलिए, तो स्टूडेंट्स आज हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस आउट करेंगे। सबसे पहले क्या क्या मेथड्स हैं जॉब एनालिसिस के, उसके अलावा जॉब डिस्क्रिप्शन को स्टडी करेंगे, जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ द जॉब एनालिसिस, कि जॉब एनालिसिस को करते समय किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं वो कवर अप करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेथड्स क्या है जॉब एनालिसिस के। तो सबसे पहले हमारे पास 4 मेथड्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज़ द क्वेश्चनेयर मेथड, सेकेंड वन इज़ द इंटरव्यू मेथड, थर्ड वन इज़ द ऑब्जर्वेशन मेथड और लास्ट वन कौन सा है? रिकॉर्ड मेथड। तो बच्चे अगर हम बात करें क्वेश्चनेयर मेथड की, तो क्वेश्चनेयर मेथड क्या है? नाम से ही स्पेसिफाइड है। क्वेश्चनेयर आप सभी ने देखा होगा कि क्वेश्चनेयर्स प्रिपेयर करके क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर और फिर हम क्या करते हैं, सामने वाली पार्टी से वो क्वेश्चनेयर फिलअप करवा के अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ऐसे ही होता है। तो इसके अंदर जॉब एनालिसिस आपको पता ही है, जॉब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। तो जॉब इन्फॉर्मेशन को जब आप कलेक्ट करते हो तो बहुत सारे मेथड्स को यूज़ करते हो। उन्हीं में से सबसे पहले क्वेश्चनेयर मेथड। तो क्वेश्चनेयर मेथड के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है जॉब इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए। और इसको फिर जो जॉब एनालिस्ट होता है वो क्या करता है, एम्प्लॉइज़ के बीच में सर्कुलेट करता है। फिर एम्प्लॉइज़ से वो क्या करता है, उसे जो सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो क्वेश्चंस की फॉर्म में उस इन्फॉर्मेशन को फ्रेम कर लेता है और फिर एम्प्लॉइज़ के अंदर सर्कुलेट कर देता है और एम्प्लॉइज़ क्या करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को फिल करके वो क्वेश्चन सबमिट करवा देते हैं। उसके बाद वो क्या करता है, जॉब एनालिस्ट उसके बेसिस पर अपना जो भी रिज़ल्ट है वो निकाल लेता है। ठीक है, ये तो था आपका क्वेश्चनेयर मेथड। दूसरा स्टूडेंट्स जो मेथड हम करेंगे वो है इंटरव्यू मेथड। आप देख लीजिए, ये मेथड हम बेसिकली क्यों यूज़ में लेकर आते हैं, क्योंकि कई बार मेजॉरिटी ऑफ जॉब होल्डर्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके पास राइटिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। कई बार जो भी आप कह लीजिए कि जो ग्राउंड लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं या आप कह लीजिए कि लेबरर्स एंड ऑल होते हैं, समटाइम्स दे डोंट नो हाउ टू राइट, दे डोंट नो हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चनेयर। इन दैट पर्टिकुलर केस इंटरव्यू मेथड इज़ द बेस्ट वन। तो उस केस में इंटरव्यू जो मेथड है वो बेस्ट रहता है। इंटरव्यू के अंदर हम क्या करते हैं, कन्वर्सेशन की जाती है जॉब होल्डर से और उनसे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मंगवाई जाती है। लेकिन जब भी इंटरव्यूअर है इंटरव्यूई से, मतलब जो जॉब होल्डर्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन जॉब के रिगार्डिंग कलेक्ट कर रहा है, तो उसे सबसे पहले एक्सप्लेन करना होगा कि क्या पर्पज़ है स्टडी का, वो क्यों ये चीज़ कर रहा है, तभी वो उसके अकॉर्डिंगली ही आंसर कर पाएंगे। तो पर्पज़ ऑफ स्टडी को एक्सप्लेन करेगा वो, साथ ही पर्टिकुलरली वो किसके ऊपर फोकस करेगा, इंटरव्यू के ऊपर वो फोकस करेगा। ठीक है, ये तो था स्टूडेंट्स हमारा इंटरव्यू मेथड। और जब भी इंटरव्यू किया जाता है, कुछ एक रूल्स हमें गिवन है कि कुछ रूल्स जो हैं वो हमारा इंटरव्यूअर को हमेशा फॉलो करने चाहिए। जब भी वो जॉब होल्डर्स का इंटरव्यू ले रहा है हमेशा लेजर टाइम में लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर वो क्या होगा, उसका जो माइंडसेट होगा वो फ्री होगा। जॉब एनालिस्ट जो है उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए जॉब होल्डर के सामने। जो भी उसका पर्पज़ है इंटरव्यू करने का, जॉब होल्डर को एक्सप्लेन करना है उसे जॉब होल्डर के काम में। ठीक है, और जॉब होल्डर के जो भी उसकी लाइक्स डिसलाइक्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट उसका जो काम है उसमें जॉब एनालिस्ट को इंटरेस्ट शो करना चाहिए। ठीक है, जॉब के ऊपर जॉब एनालिस्ट का मेन कंसंट्रेशन होना चाहिए। उनके पर्सनल मैटर्स जो हैं जॉब होल्डर्स के, उनके ऊपर उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। ठीक है, ही शुड मोटिवेट द जॉब होल्डर्स टू स्पीक मोर। उसे मोटिवेट करना है कि कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, सो दैट वो क्या कर सके, डिटेल में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके।
ठीक है, और किसी भी प्रकार की कोई भी इंस्ट्रक्शंस वो जॉब होल्डर को इशू नहीं करेगा। जो एटमॉस्फेयर होगा इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, और जो भी लैंग्वेज है जॉब होल्डर की उसी लैंग्वेज में उसी लैंग्वेज के अंदर जो हमारा इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जाएगा। उसके अलावा ओनली एन एवरेज जॉब होल्डर शुड बी सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, और एवरेज जो जॉब होल्डर्स हैं, ठीक है, उन्हीं को वो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा, मतलब उसके बेसिस पर वो सारे का सारा रिजल्ट निकाल लेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन मैथड। ऑब्जर्वेशन मैथड में होता है कि डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन करना इनकम्बेंट्स की। इनकम्बेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जॉब होल्डर्स को ही बोला जाता है जिनके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो ऑब्जर्वेशन मैथड के अंदर क्या होगा, ना तो उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, ना ही उनसे क्वेश्चनेयर फिल करवाया जाएगा। डायरेक्टली उनको अंडर ऑब्जर्वेशन लेकर उनके ऊपर ध्यान रख के ही जॉब के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। और जो लास्ट है स्टूडेंट्स हमारा कौन सा है, रिकॉर्ड मेथड। रिकॉर्ड मेथड के अंदर क्या होगा कि जो भी पर्सनल डिपार्टमेंट का ओल्ड रिकॉर्ड है उसके बेसिस पर जॉब इंफॉर्मेशन क्या की जाएगी, रिसीव की जाएगी। ठीक है, इस मेथड के अंदर जो जॉब इंफॉर्मेशन है वो कैसे रिसीव की जाएगी, जो भी पर्सनल डिपार्टमेंट का ओल्ड रिकॉर्ड्स हैं, मतलब उन्होंने जो भी रिकॉर्ड्स एंड ऑल मेंटेन किए होंगे उसके बेसिस पर जॉब एनालिस्ट इंफॉर्मेशन वहाँ से निकालेगा, और उसके बेसिस पर वो क्या कर देगा, अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके टॉप मैनेजमेंट को सौंप देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे मेथड्स जॉब एनालिसिस के। 4 मेथड्स करें। फर्स्ट वन वॉज द क्वेश्चनेयर मेथड, सेकेंड वन वॉज द इंटरव्यू मेथड, थर्ड वन वॉज द ऑब्जर्वेशन मेथड, एंड लास्ट वन वॉज द रिकॉर्ड मेथड। तो ये 4 के 4 मेथड्स हमने कवर अप कर लिए हैं। अब हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे डिटेल में जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में कि जॉब डिस्क्रिप्शन होता क्या है। तो देखिए, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जब भी हमने कोई भी वैकेंसी एडवर्टाइज्ड करनी है, दैट मीन्स लोगों को बुलाना है कि वो हमारी पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करे, उस केस में जॉब डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ये बाय प्रोडक्ट होता है जॉब एनालिसिस का। दैट मीन्स जब आप जॉब एनालिसिस करते हो तो जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया और जॉब स्पेसिफिकेशन, ये उसके प्रोडक्ट्स होते हैं जो निकलते हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पर ही हम लोगों की रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करते हैं। It is a recorded statement of facts about the activities of the job holders, how, why it is performed. जॉब डिस्क्रिप्शन होता क्या है, ये बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है किसके रिगार्डिंग, जो भी जॉब होल्डर ने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है। ठीक है, और ये मैं आपको पॉइंट पहले ही बता चुकी हूँ कि जॉब एनालिसिस प्रोसेस का जो इमीडिएट बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर कंटेंट्स के बारे में डिस्कस आउट करेंगे कि क्या जॉब डिस्क्रिप्शन के कंटेंट्स हैं। तो जहाँ पर हमारे पास कुछ एक 10 कंटेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले है जॉब टाइटल। जॉब टाइटल स्टूडेंट्स क्या होता है, जॉब टाइटल्स होता है कि जो भी आप पर्टिकुलर जॉब को एक टाइटल, सूटेबल टाइटल देते हो, वो होता है जॉब टाइटल। और इसमें बताया गया है कि जो भी जॉब टाइटल होता है दैट मस्ट बी शॉर्ट होना चाहिए, डेफिनाइट होना चाहिए और सजेस्टिव होना चाहिए। सजेस्टिव मीन्स वो आपको नाम से ही पता लग जाए कि इस जॉब का नेचर कैसा होगा। फाइनेंशियल मैनेजर है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से आप नाम से ही मतलब एक माइंड में पिक्चर बना सकते हो कि फाइनेंशियल मैनेजर है तो फाइनेंशियल मैनेजर का मतलब है कि कुछ फाइनेंस के रिलेटेड जॉब होगी, फाइनेंस को मैनेज करने का काम होगा, या इस प्रकार से आप नाम से ही काम के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हो। इसको क्या बोलते हैं हम, जॉब टाइटल। ठीक है, और छोटा होना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा जॉब टाइटल होगा तो नाम ही बस पढ़ते रह जाओगे, आगे का कुछ पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट है जॉब लोकेशन। जॉब लोकेशन क्या होती है कि कहाँ पर हमने जॉब को क्या करना है, परफॉर्म करना है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा सेक्शन है, शॉप है, ऑफिस है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी आप अपनी जॉब की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो अपनी जॉब की लोकेशन को देना ज़रूरी है। नेक्स्ट कम्स दी फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स कि जो भी फंक्शंस हैं, मतलब वो जॉब के ऊपर क्या क्या काम किए जाएंगे, और जो फंक्शंस होते हैं क्लियर होने चाहिए और प्रिसाइजली स्टेटेड, मतलब शॉर्टली एक्सप्लेन होने चाहिए। नेक्स्ट इज जॉब समरी। स्टूडेंट जॉब समरी
provides the additional identification information which is not so clear from job title. जॉब टाइटल तो दे दिया मैंने फाइनेंस मैनेजर, लेकिन फाइनेंस मैनेजर से थोड़ा आप एक पिक्चर बना सकते हो, बट एग्जैक्टली क्या क्या काम होगा वो किसके अंदर आता है, जॉब समरी के अंदर. तो जॉब समरी के अंदर हम डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर जॉब की. नेक्स्ट इज़ द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि जो जॉब होल्डर्स क्या करेगा, परफॉर्म करेगा ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. इसके अंदर बेसिकली बाइफर्केट की गई हैं ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. प्राइमरी ड्यूटीज़ क्या होंगी, सेकेंडरी ड्यूटीज़ क्या होंगी या दूसरी ड्यूटीज़ क्या होंगी, और हर जॉब को परफॉर्म करने का क्या टाइमिंग्स रहेगा. ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है. नेक्स्ट इज़ द नेचर ऑफ सुपरविजन. नेचर ऑफ सुपरविजन स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट कई बार कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जैसे अनस्किल्ड जॉब्स होगी जिसके ऊपर हमें क्लोज सुपरविजन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है. तो सुपरविजन की डिग्री को भी आप बताओगे, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर. नेक्स्ट इज़ द मशीन टूल्स एंड मटेरियल्स. जो मशीन टूल्स और मटेरियल्स जो भी उस पर्टिकुलर जॉब को करने के समय इस्तेमाल होंगे उनके बारे में भी आप डिटेल में इंफॉर्मेशन जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करोगे. नेक्स्ट इज़ रिलेशंस टू अदर जॉब. रिलेशंस टू अदर जॉब्स का क्या मतलब है कि जो भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिलेशंस होंगे उस पर्टिकुलर जॉब के, मतलब उसके बिल्कुल वर्टिकली कौन कौन से पर्सन्स होंगे या उनके सुपीरियर कौन होंगे, सब ऑर्डिनेट क्या होंगे, वो सब. नेक्स्ट कम्स दी वर्किंग कंडीशंस. वर्किंग कंडीशंस मीन्स जहाँ पर भी वो पर्टिकुलर जॉब सिचुएटेड होगी वहाँ पर वर्किंग कंडीशंस कैसे रहने वाले हैं. अगर फैक्ट्री के रिलेटेड जॉब है तो आप प्रॉपर एक्सप्लेन करोगे कि किस तरह का टेम्परेचर रहने वाला है, कैसा वर्किंग कंडीशंस रहेंगे, हॉट, कोल्ड, वेट, ह्यूमिड, ड्राई, डस्टी, ऑयली, नॉइजी या विंडी, इस प्रकार की आप कंडीशंस एक्सप्लेन करोगे. और लास्ट इज़ योर हज़ार्ड्स. हज़ार्ड्स, वी ऑल नो दैट कि कई बार हमें पता है कि जॉब्स रिस्की जॉब्स भी होती है, तो आपको प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर एक्सप्लेन करोगे कि किस प्रकार का एक्सपोजर होगा, क्या इलेक्ट्रिक शॉक के रिलेटेड या आपको हाई टेम्परेचर एरिया में काम करना है या इस प्रकार की या केमिकल्स होंगे वहाँ, टॉक्सिक केमिकल्स, एग्जॉस्टिव केमिकल्स, तो उनके बारे में भी पूरी जानकारी आप जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर दोगे. ये तो था स्टूडेंट्स जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में. थोड़ी सी इसकी एडवांटेजेस डिस्कस आउट कर लेते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन की क्या क्या एडवांटेज होंगी. तो ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोसेस है इससे जो रिक्रूटिंग हो गया या इंटरव्यू करना, सिलेक्शन करना, ये इजी हो जाता है. लोगों को ओरिएंटेशन, मतलब अपनी इंडस्ट्री के साथ उनका मेल जोल बढ़ाना या उसके अलावा उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये इजी टास्क हो जाता है. उनके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को फिक्स करना हो जाता है इजीली. जॉब को इवेल्युएट करना जॉब डिस्क्रिप्शन की हेल्प से इजी हो जाता है. और अगर कुछ भी हमने रोल्स वगैरह को री नेगोशिएट करना है या क्लेरिफाई करना है वो हम जॉब डिस्क्रिप्शन की हेल्प से कर सकते हैं. और उसके अलावा अगर प्रमोशन या ट्रांसफ़र डिसीज़न लेना है उसके लिए भी जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोसेस हमारे लिए बेस प्रोवाइड करता है. ये तो थे कुछ एक एडवांटेजेस. अब हम बात करेंगे जॉब स्पेसिफिकेशन की कि जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है. तो स्टूडेंट, जॉब स्पेसिफिकेशन है ये भी एक तरह का बाय प्रोडक्ट है जॉब एनालिसिस का. ये क्या होता है, ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो ये स्टेट करता है कि मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटीज़ क्या रहने वाली हैं, क्या मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज़ होंगी जो कि ज़रूरी होंगी एक पर्सन के लिए जॉब को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए. और ये क्या बताता है, स्टेट्स दैट द इनकम्बेंट शुड पोजेस. द इनकम्बेंट का मतलब मैंने आपको बताया है, इनकम्बेंट का मतलब होता है जॉब होल्डर. तो जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करी थी, उसके कंटेंट्स तो मैंने आपको बता दिए. अब इसके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज़ की बात आ जाती है जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर. ठीक है, कि जो भी इनकम्बेंट है या जॉब होल्डर है उसके पास क्या क्या रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ होनी चाहिए. जैसे क्या एजुकेशनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ट्रेनिंग हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, टैलेंट हो गया, क्या पोटेंशियल्स होने चाहिए, क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, सो दैट वो उस पर्टिकुलर जॉब को सक्सेसफुली क्या कर दे, परफॉर्म कर दे. ये तो थी जॉब स्पेसिफिकेशन. अब हम बात करेंगे कि जॉब स्पेसिफिकेशंस के अंदर क्या क्या कंटेंट्स आ जाते हैं. तो जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर जो कंटेंट्स आते हैं वो है फिज़िकल फीचर इनकम्बेंट का. ठीक है, कि जो भी फिज़िकली उसका हाइट, उसकी वेट,
आई साइट हो गया, फिज़िक हो गया, गुड हेल्थ हो गया, ये सारे फिज़िकल फीचर्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स दी साइकोलॉजिकल फीचर्स। साइकोलॉजिकल फीचर्स के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है पर्सन का मोराल, उसका इंथ्यूजियाज़म, उसके साउंडनेस ऑफ माइंड, कैपेसिटी टू मेक एनालिसिस, उसके अलावा उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अटेंशन, ये सब कुछ उसके साइकोलॉजिकल फीचर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट कम्स दी पर्सनल फीचर्स। पर्सनल फीचर्स के अंदर पर्सन का बिहेवियर हो गया, पर्सन की मेंटल एबिलिटीज़ होगी, लीडरशिप क्वालिटीज़ होगी, उसकी डिसीज़न मेकिंग क्वालिटीज़ होगी, ये सब उसके पर्सनल फीचर्स के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट कम्स दी सोशल फीचर्स। इसके अंदर पर्सन के इंटरपर्सनल कंट्रैक्ट्स हो गए, या विजडम हो गया कि वो लोगों से तालमेल अच्छा बिठा लेता है, उसकी कितनी मतलब विजडम है, ठीक है, कितना वाइज है वो, ये सब कुछ आ जाते हैं। नेक्स्ट कम्स दी मोटिवेटिंग क्वालिटीज़, कि कितना जल्दी वो लोगों को मोटिवेट कर लेता है, ठीक है, जैसे इजीली वो क्या है, चेंज को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, अडाप्ट कर लेता है, प्रेशर को इजीली वो झेल लेता है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और लास्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन में होनी चाहिए, ठीक है, जिसको भी आप क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर जॉब के ऊपर। तो ये तो थे स्टूडेंट्स कंटेंट्स हमारे जॉब स्पेसिफिकेशन के, ठीक है। और जो हमारा अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप जॉब एनालिसिस करते हैं। तो जॉब एनालिस्ट को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो वो डिस्कस आउट करेंगे। सबसे पहले है लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। तो जो बिगेस्ट प्रॉब्लम जो अराइज होती है जब भी एक जॉब एनालिस्ट जॉब एनालिसिस करता है, दैट इज़ he does not get a proper support from the top management. समटाइम्स जो टॉप मैनेजमेंट है उसे प्रॉपर सपोर्ट नहीं देती, ठीक है, उनको लगता है कि हमने जॉब एनालिस्ट को काम दे दिया, तो जॉब एनालिस्ट उसके बाद वो बॉदर नहीं करते, उन्हें लगता है कि हाँ हमने अपना काम दे दिया, बाकी सब कुछ जॉब एनालिस्ट ही देखे, ठीक है। तो जो टॉप मैनेजमेंट है उन्हें प्रॉपर इनिशिएट लेना चाहिए, उन्हें जो भी नीड्स हैं, पर्पस है जॉब एनालिसिस का, उसको कम्युनिकेट करना चाहिए लोअर लेवल को, सो दैट लोअर लेवल ईजिली जो भी क्वेश्चंस जॉब एनालिस्ट पूछेगा उसको ईजिली आंसर कर दे। बट ये चीज़ प्रैक्टिकली टॉप मैनेजमेंट नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़। जब भी जॉब एनालिस्ट एम्प्लॉय से क्या करता है, जो इनकम्बेंट होते हैं या जिनको जॉब होल्डर्स भी बोलते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो वो प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन नहीं देते, उन्हें लगता है मे बी इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी जॉब पर आए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ क्लियरिटी रिगार्डिंग द नीड ऑफ जॉब एनालिसिस। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है, दिस इज़ जॉब एनालिसिस। तो यहाँ पर क्या है कि कई बार क्या होता है कि जब भी जॉब एनालिस्ट जॉब एनालिसिस करता है तो क्लैरिटी नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हम जॉब एनालिसिस कर ही क्यों रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी जब भी हम करते हैं तो उसका हमेशा कुछ ना कुछ पर्पस होता है, बट समटाइम्स जो जॉब एनालिसिस का पर्पस होता है वो पता ही नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं, तो इस वजह से वो एक यूज़लेस एक्टिविटी बन जाती है। कोई प्रॉपर गोल्स, कई बार प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी सेट नहीं होते, जिसकी वजह से यही नहीं पता चलता कि हम ये काम कर ही क्यों रहे हैं। नेक्स्ट इज़ बायसनेस ऑफ जॉब एनालिस्ट। समटाइम जॉब एनालिस्ट भी बायस्ड हो जाता है। अगर वो किसी पर्टिकुलर जॉब के ऊपर स्टडी कर भी रहा है तो मे बी कई बार वो उसे लगता सपोज़ अगर उस जॉब के ऊपर जो इनकम्बेंट है या जॉब होल्डर है उसकी जॉब जाने वाली है या समथिंग कुछ है, तो लेकिन वो उसका नोन है जॉब एनालिस्ट का, तो वो बायसनेस शो कर सकता है, उस जॉब के बारे में सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स ही टॉप मैनेजमेंट को बताए ताकि उनकी जॉब बच जाए। तो इस वजह से बायसनेस की वजह से नुकसान ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ता है, ठीक है। यूजिंग ओनली अ सिंगल सोर्स ऑफ डाटा। जो जॉब एनालिसिस प्रोसेस है इसके अंदर जो जॉब एनालिस्ट है कई बार डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं करता, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से एक पर्टिकुलर मेथड के ऊपर रिलाई कर लेता है। लेकिन अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर मेथड इज़ नॉट गिव्स यू द रिलायबल डाटा, अगर मैं कहूँ कि हाँ ऑब्जर्वेशन मेथड सबसे बेस्ट है, उसी के बेसिस पर जॉब एनालिसिस कर लें, नहीं, आपको हर चीज़ करनी है। आप ये कर सकते हो, कुछ इनकम्बेंट्स के ऊपर आप इंटरव्यू कर सकते हो, कुछ इनकम्बेंट्स जो जॉब होल्डर्स हैं जो पढ़े लिखे हैं उनसे हम क्वेश्चनेयर फिल करवा सकते हैं। तो मिक्स एंड मैच होना चाहिए, तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।
इनसफिशेंट टाइम एंड रिसोर्सेज, समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो सभी मेथड्स को अच्छे से यूज़ कर पाएँ, या किसी स्पेशलिस्ट जॉब एनालिस्ट को ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट कर ले, बाहर से आउटसोर्स कर लें। तो इस वजह से भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और कई बार अनएक्सपीरियंस पर्सन को दे दिया जाता है ये काम, ताकि अपने पैसे या टाइम या रिसोर्सेज बचाया जा सकते, जिसकी वजह से ऑब्वियसली खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट इज़ इम्प्रॉपर ट्रेनिंग। जो वर्क है जॉब एनालिस्ट का, उसको एक एक्सपर्ट पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है उस काम को करने के लिए, जिसके पास एक एक्सपर्ट नॉलेज हो सभी टास्क की, सभी ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन वो ही इम्प्रॉपर मतलब अनट्रेंड पर्सन को ये काम दे देती है, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। एब्सेंस ऑफ वेरिफिकेशन एंड रिव्यू, वही बात आ गई, टॉप मैनेजमेंट का काम, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट जॉब एनालिस्ट को काम देकर अपनी ड्यूटी से फ्री हो जाता है, प्रॉपर वेरिफिकेशन और रिव्यू का काम वो नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर जॉब एनालिस्ट गलत तरीके से ही काम कर रहा है वो उसी को ही सही मान लेते हैं, ठीक है। और लास्ट इज़ लैक ऑफ रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। नो डाउट जो जॉब एनालिस्ट होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक वाइटल टास्क करता है, जॉब्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, लेकिन कि कई बार कई ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्पेशल इंसेंटिव्स या रिकॉग्निशन उसको नहीं प्रोवाइड की जाती, जिसकी वजह से वो डीमोटिवेट हो जाता है और अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं करता। तो ये कुछ एक पोटेंशियल प्रॉब्लम्स थी जो जॉब एनालिस्ट को फेस करनी पड़ती है वाइल ही इज़ डूइंग द टास्क ऑफ जॉब एनालिस्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 4 जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे चैप्टर नंबर 3 के वो कवर किए। वो कौन कौन से टॉपिक्स थे? जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, मैथड्स क्या हैं जॉब एनालिसिस के, और उसके बाद प्रॉब्लम सारी डिस्कस आउट की। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 कवर हो जाता है फुली। इसके 3 वीडियो पार्ट्स में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ है। आप सभी वीडियो पार्ट्स को अच्छे से सुनिए, उसके बाद अपनी बुक को रीड आउट कीजिए। स्टिल यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी पॉइंट और इन एनी टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स एंड क्वेरीज ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो चैप्टर नंबर 4 है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, वो स्टार्ट लेंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।